बाबा साहेब किरण देवी की चिट्ठी पढ़कर इतना ज्यादा परेशानी में आ गए थे कि वो भैरव को बुलाने के लिए तैयार हो गए थे। जबकि दूसरी ओर बाबा साहेब को चिट्ठी भेजने के बाद किरण देवी तो मानो खुशी से फूल ही नहीं समा रही थी। बाबा साहेब, तू हमरे खानदान को मिट्टी में मिलाकर हमसे बच ना सकत। तूने जैसन हमार बेटे और पोते को मरवाया ना, वैसन ही हमहू तेरे खानदान के एक एक सदस्य को कटवा दूंगी। कोई नहीं बचेगा अब तेरा। तेरी औलाद ही तेरे खून की प्यासी होगी। रे देखता जा बस अब तू। खुद से इतना बोलती किरण देवी ने अपने महल के फोन से शहर में मौजूद अमरेंद्र को कॉल लगाया। शहर में अमरेंद्र यति को लेकर एक किराए के कमरे पर आ चुका था। तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि यह किरण देवी का फोन था। हाँ बड़ी ठकुराइन, बोलिए। अमरेंद्र, जैसन हमने सोचा था, पूजा ने न सिर्फ कार्तिक को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है, बल्कि उसे ब्याह करके बाबा साहिब से जायदाद में हिस्सा भी मांग रही है। ये तो बड़ी अच्छी बात बताई आपने बड़ी ठकुराइन। अब लगता है सच में इतने सालों बाद बाबा साहेब को तबाह करने का मेरा सपना पूरा हो ही जाएगा। सब सपना पूरा होवन अमरेंद्र, लेकिन पहले ही बता, हमने जो काम सौंपा था वो पूरा हुआ कि नहीं? आया अर्नब? अमरेंद्र कोई जवाब देने ही वाला था कि तभी उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। बड़ी ठकुराइन, लगता है आपका अर्नब आ गया। इतना कहकर अमरेंद्र ने फोन रख दिया और तुरंत दरवाजे की ओर गया। जब अमरेंद्र ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि उसके सामने 24-25 साल का घुंघराले बालों वाला एक लड़का खड़ा था, जिसने सूट पैंट और टाई पहन रखी थी और अपने हाथों में एक छोटा सा सूटकेस भी थाम रखा था। अपने सामने खड़े लड़के की खूबसूरती को देखकर अमरेंद्र को अपनी जवानी के दिन याद आ गए थे कि तभी वो लड़का अमरेंद्र के पैर छूते हुए घर के अंदर आ गया। आप जरूर अमरेंद्र अंकल है ना? हाँ बेटा, और तुम जरूर अर्नब हो, है ना? हाँ अंकल, मैं ही हूँ। असल में मुझे किरण देवी ने कॉल किया था, इसलिए यहाँ आ गया। यति जब यहाँ शहर में रहती थी तब मैं भी उसी के साथ स्कूल में पढ़ता था। अच्छा, तो तुम यति के साथ स्कूल में थे। वैसे बेटा, बड़ी ठकुराइन ने तुम्हें सब बता दिया है ना? हाँ अंकल, किरण देवी ने मुझे सब कुछ बता दिया था। लेकिन अंकल जानते हैं, मुझे अभी भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि इतने मॉडर्न जमाने में भी ग्रामीण इलाकों में ये सब कुछ चलता है। ओह गॉड, लोगों की खरीद फरोख्त, खून खराबा, जबरदस्ती शादी और न जाने क्या क्या। बेटा, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम आज तक गांव नहीं गए। फिर तुम ये सब कुछ कर पाओगे ना? हाँ अंकल, बिल्कुल कर पाऊंगा। वैसे भी यति मुझे बचपन से जानती है। आप चलिए, मुझे यति से मिलाइए तो सही। अर्नब की बात सुनकर अमरेंद्र तुरंत ही अर्नब को लेकर यति के कमरे में आ गया। यति अपने बिस्तर पर बैठी हुई अपने ही ख्यालों में डूबी थी, लेकिन जैसे ही उसने अर्नब को अपने सामने देखा वो चौंक गई। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए और वो अजीब नजरों से उसे देख रही थी। अर्नब, तुम? हाँ मेरी जहांपना, मैं अर्नब। मेरे बाप का नाम पर्णव, मेरे दादा का नाम शरणव, मेरे परदादा का नाम वर्णव, मेरे छड़दादा का नाम चरणव। अर्नब अपने मजाकिया लहजे में और भी बातें कहने वाला था, लेकिन तभी यति खिलखिलाकर हंस पड़ी। अरे बस बाबा बस, मैं समझ गई कि तुम इतने सालों में जरा भी नहीं बदले। अरे बस नहीं यति, पैदल। देखो, मैं तुम्हारे कमरे में हूँ और अपने पैरों पर, ना कि किसी बस में। हद करती हो यार, कुछ भी बोलती हो। और रही बात इतने सालों में ना बदलने की, तो वो मैं इसलिए नहीं बदला क्योंकि तुम बीच रास्ते में मुझे छोड़कर चली गई। अमरेंद्र भी इस बात को नोट कर रहे थे कि अर्नब ने यहाँ आते ही एक अलग सा माहौल बना दिया। उन्होंने प्यार से अर्नब की पीठ पर हाथ रखा। बेटा, तुम सच में काफी मजाकिया हो। तुम यति से बात करो, तब तक मैं कुछ खाने को लेकर आता हूँ। वैसे अंकल, थोड़ा देर से लाइएगा, तब तक मैं आपकी बेटी का दिल चुराने की कोशिश करता हूँ। अर्नब की बात सुनकर अमरेंद्र मुस्कुराते हुए बाहर की ओर चले गए। किरण देवी का कोई जवाब नहीं। ये लड़का तो सच में हीरा है, लेकिन सच में ये यति की दिलो दिमाग से भैरव की यादों को मिटा पाएगा? अमरेंद्र के दिल में अभी भी कई सवाल थे, लेकिन जब वो नाश्ता लेकर वापस आए तब उन्होंने देखा कि यति और अर्नब साथ बैठकर लूडो खेल रहे हैं।
उन्हें देखकर वो मन ही मन मुस्कुरा उठे। अब उन्हें इस बात पर यकीन होने लगा था कि किरण देवी ने यति के बारे में जो भी सोचा है वो जल्द ही पूरा हो जाएगा। इधर अर्नब भी अमरेंद्र को वापस कमरे में देखकर मुस्कुरा उठा। आपको नाश्ते के साथ साथ मिठाई भी लानी चाहिए थी, क्योंकि मैं आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ। खुशखबरी? अरे अंकल, वो खुशखबरी नहीं, बस ये बताना चाहता हूँ कि आपकी बेटी अब मेरे साथ मेरे ऑफिस में काम करेगी और पैसे कमाएगी। समझिए, आपकी बेटी की नौकरी लग गई। यति भी अर्नब की बात सुनकर खुश थी। आखिर किसने सोचा था कि याददाश्त जाने के बाद उसकी जिंदगी इतनी बदल जाएगी। अब वो दिन भर घर में बैठकर अपने आप का सामना करने से तंग आ चुकी थी। उसने जैसे ही पूरी तरह से ठीक महसूस किया, वैसे ही उसने अर्नब के साथ उसके ऑफिस में काम करना शुरू कर दिया। ऑफिस का काम सीखने के लिए वो अर्नब के साथ ही रहती थी और अर्नब भी उसे काम सिखाने के बहाने दिन ब दिन उसके और करीब आता जा रहा था। इधर भैरव भी ना चाहते हुए जयराज के यहाँ शहर की ट्रेनिंग कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी के अभी जयराज के यहाँ से भाग जाए, लेकिन बाबा साहेब की सौगंध की वजह से वो मजबूर था। भैरव, मैं महीने भर से देख रहा हूँ। बेटा, मैं जानता हूँ तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है। अंकल, अगर मैं आपको मन न लगने की वजह बताऊं तो आप मुझे खुद ही यहाँ से जाने के लिए कहेंगे। जयराज ने ध्यान से भैरव की जीन्स, टी शर्ट और हैवी बूट्स को देखा। उन्होंने भैरव के बाल भी एकदम स्टैंडर्ड तरीके से कटवाए थे। वेल, मन ना लगने के बाद भी मुझे इस बात पर गर्व होता है भैरव कि तुमने मेरी सभी चीजों को अच्छे से अपनाया। मुझे तुम्हें देखकर ताज्जुब होता है कि 1 महीना पहले तक तुम पूरे देसी थे और अब पूरे शहरी लग रहे हो। ये सब कुछ आप ही की मेहनत है अंकल। मेहनत सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी भी है भैरव। खैर छोड़ो, मेरा आखिरी सबक सीख लो। हमेशा कोशिश करना कि जिस माहौल में रहो उसी माहौल में ढल जाओ। अगर तुम अच्छे के साथ रह रहे हो तो अच्छे बनकर रहना, और बुरे के साथ रह रहे हो तो बुरे। कभी भी जिंदगी की लहरों के खिलाफ मत तैरना। ठीक है अंकल, समझ गया। लेकिन अंकल, ये बताइए कि ये आखिरी सबक का क्या मतलब है? जयराज ने प्यार से भैरव के कंधे पर हाथ रखा। इसका मतलब है कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। तुम गांव वापस जा सकते हो। गांव में तुम्हारा परिवार तुम्हारा इंतजार कर रहा है। बाबा साहब ने मुझे खत भेजा है कि तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी होते ही तुम्हें गांव भेज दिया जाए। इस बार मैं बाबा को मना ही लूंगा। मैं अब और ज्यादा अपनी गुड़िया से दूर नहीं रह सकता। भैरव की ट्रेनिंग अब पूरी हो चुकी थी और वो धीरे धीरे अपने महल की तरफ बढ़ता चला आ रहा था। जयराज की ट्रेनिंग के बाद भैरव बस यति से मिलने के बारे में ही सोच रहा था, और वो जैसे ही महल के दरवाजे पर पहुंचा, वैसे ही यादों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। उसके चेहरे पर उदासी आ गई। तुम्हारे बिना ये महल खंडहर सा लगता है गुड़िया, एकदम एकदम बेजान उजाड़ खंडहर। भैरव यति की याद में खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी दरवाजा खुला और अगले ही पल उसने सामने बाबा साहेब को देखा। इतने दिनों बाद भैरव ने उन्हें देखा था। उनकी आंखों में चिंता और जिम्मेदारियों का बोझ साफ झलक रहा था। इधर बाबा साहेब ने पहली बार भैरव को जीन्स और टी शर्ट में देखा था। बिना कुछ कहे उन्होंने उसे अंदर आने का इशारा कर दिया। महल के अंदर एक अजीब सी उदासी पसरी हुई थी। भैरव ने यह नोटिस किया कि यहां ना तो समर्थ था और ना ही कार्तिक। बाबा साहेब सन्नाटे से भरे उस महल में भैरव को लेकर आंगन में आ गए और अपनी ठकुराई कुर्सी पर बैठ गए। अच्छा हुआ तू आ गया भैरव। अभी गांव को तुझे ही संभालना है। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। लागत है हमरे हाथ में अब कछु ना बचा है। इतना कहते हुए बाबा साहेब ने भैरव को वो सारी बातें बताई जो उसके गांव जाने के बाद घटी। भैरव भी बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। यति से बिछड़ने की वजह से वो पहले से ही परेशान था, और जब उसने अपने महल में चल रही इन समस्याओं के बारे में सुना तो वो अचानक और ज्यादा गंभीर हो गया। हमको सब खबर है। हमको मालूम है कि तू बहुरिया को ढूंढना चाहत है, लेकिन बेटा, खानदान की समस्या को भी तुझे ही दूर करना है। किरण देवी ने सांस लेना भी हराम कर रखा है, और अब तो कार्तिक भी वो किरण देवी की चाल में फंस गया है। पूजा कार्तिक को कुत्तों की तरह नचा रही है। वो उसकी बातों में बिल्कुल अंधा हो गया है।
वो हमसे जायदाद का बंटवारा तक मांग रहा है। भैरव का मन कह रहा था कि वो यति को ढूंढने जाने की बात करे, लेकिन बाबा साहेब के हारे हुए चेहरे को देख उसने बात बदलते हुए जवाब दिया, बाबा आप कार्तिक की चिंता मत कीजिए, उसे मैं समझा लूंगा, और अगर ये पूजा ने कुछ गड़बड़ की तो मैं उसे भी देख लूंगा। तेरे बिना गांव में कुछ ना ही हो सके भैरव। तेरी अकल और हिम्मत पर ही अब हम सब की आखिरी उम्मीद टिकी है। बाबा साहेब की बात सुनकर भैरव ने मन ही मन एक फैसला कर लिया था। मुझे माफ करना मेरी गुड़िया, अब जब तक मैं महल में सब कुछ ठीक नहीं कर देता तब तक तुम्हें ढूंढने नहीं आ सकता। अब मुझे कार्तिक को बचाना होगा। काश उस दिन मैंने किरण देवी को ही खत्म कर दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। यति को ढूंढने ना जाने की वजह से भैरव की आंखों में एक नमी सी आ गई थी। हालांकि बाबा साहेब ने भी भैरव की आंखों में झलकते आंसुओं को देख लिया था, लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ कहा नहीं और भैरव भी उन्हें आगे बिना कुछ कहे वहां से चला गया। इधर भैरव गांव में सब कुछ ठीक करने के बारे में सोच रहा था, वहीं दूसरी तरफ शहर में यति अपनी बालकनी में चुपचाप बैठी हुई थी। दूर तक फैली बिल्डिंग्स और उनके बीच में चमकती हुई लाइट्स को वो देख रही थी, मानो वो आसमान में फैले सितारों को देख रही हो। शहर के इस शोर शराबे के बीच उसे अंदर से ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो यहां होकर भी यहां नहीं हो। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। बस एकटक वो उन रोशनियों को देखे जा रही थी कि तभी वहां का दरवाजा खुला। ये लो कॉफी। पर यार ये क्या, लग रहा है कि तुम फिर से अपनी दुनिया में खो गई हो। कहीं मेरे बारे में तो नहीं सोच रही थी? बताओ बताओ। नहीं अर्नब, ऐसा कुछ नहीं। मैं तो बस यूं ही इन लाइट्स को देख रही हूँ। कितनी सुंदर रोशनी हो रही है ना इनसे। ऐसी ही रोशनी तो हमें जिंदगी में चाहिए होती है। अरे लेकिन यूं ही कुछ नहीं देखा जाता मैडम, कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। नहीं नहीं अर्नब, ऐसा कुछ नहीं है। अरे यार लो, तुम फिर से सीरियस हो गई। अरे बाबा इतना भी सीरियस मत हुआ करो, थोड़ा रिलैक्स करो। ये कॉफी पियो, अच्छी होती है ये हीलिंग के लिए। और चलो बताओ बताओ आज का दिन कैसा था? अर्नब की बातों में अपनापन साफ झलक रहा था। यति ने कॉफी का कप हाथ में लिया और अर्नब को देखकर मुस्कुराने की कोशिश करने लगी, लेकिन अपने अंदर मौजूद खालीपन की वजह से वो मुस्कुरा न सकी। अर्नब का उससे हल्की फुल्की बातें करना उसे थोड़ी देर के लिए तो रिलैक्स कर देता था, लेकिन उसके अंदर का खालीपन पल भर भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। सब ठीक ही है अर्नब, काम भी ठीक ही चल रहा है। बस कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ मिसिंग है। तुम्हारा मतलब कुछ स्पेसिफिक? पता नहीं, मैं खुद को भी समझ नहीं पा रही। मैं जानती हूँ मेरी लाइफ में सब कुछ सेट हो गया है, अच्छी जॉब है, तुम्हारे जैसा एक दोस्त है, लेकिन फिर भी जैसे कुछ याद नहीं आ रहा हो, जैसे कि मानो अपने आप को ही ढूंढ रही हूँ। उस पल भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। अर्नब को यति की बातें समझ नहीं आई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी और बस प्यार भरी नजरों से यति को देखता रहा। देखो यति, कभी कभी हमें अपने पास्ट को खुद ही ब्रेक देना चाहिए। शायद तुम्हारे दिल में तुम्हारे अतीत के कुछ ऐसे पल बचे हैं जिन्हें तुम समझ नहीं पा रही हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि तुम्हें उन्हें हमेशा याद करते रहने की ही जरूरत है। शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन दिल है कि समझता ही नहीं। खैर चलो तुम बताओ, तुम्हारा दिन कैसे गुजर रहा है? अरे मेरा दिन तो वही सेम बोरिंग ऑफिस और तुम्हारे साथ कॉफी पीने में निकल जाता है। लेकिन अगर पूरे दिन भर में एक बार भी तुम्हारे होठों पर थोड़ा सा भी स्माइल लाने में सक्सेसफुल हो जाता हूं ना, तो समझो पूरा दिन मजे में। यति कुछ नहीं बोली, वो बस कॉफी का सिप लेती हुई फिर से अपने अतीत की यादों में उलझने लगी। वहीं दूसरी तरफ यति की जिंदगी में इतने बड़े बदलाव लाने के कारण किरण देवी अब महल को बर्बाद करने के बारे में अपना अगला प्लान सोच रही थी। ओ लड़की तो अब पूरी तरह से हमरे शिकंजे में आ चुकी है। अब बस नारायण की गर्दन को अपने हाथों में जकड़कर मरोड़ने की देर है। इतना कहकर किरण देवी शातिर नजरों से अपने सामने रखे उस नक्शे को देखने लगी जिसमें पूरे गांव की प्रॉपर्टी मौजूद थी। किरण अपनी उंगलियां उस नक्शे पर ऐसे घुमा रही थी जैसे वो अपनी अगली चाल का प्लान बना रही हो।
तेरे खून से भैरव वापस आ गया है, लेकिन इस बार खेल हमरे हाथ में है। कार्तिक को अपनी उंगलियों पे नचाकर हम उस नारायण की सारी ताकत को तोड़ कर रख देंगे। कोई ना ही रोक पाएगा हमें। किरण देवी ने अपने हाथ से एक रस्सी खींचकर दरवाजा बंद किया और अंधेरे में अपने प्लान पर काम करने लगी। उसके चेहरे से उसके इरादों की गहराइयों को समझना मुश्किल था, लेकिन एक बात तो पक्की थी कि इस बार वो किसी के सामने झुकने के मूड में नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ भैरव इन सभी मुसीबतों को ठीक करने में लगा हुआ था। बाबा साहेब से बात करने के बाद वो सीधा कार्तिक से मिलने उसके घर चला आया। कार्तिक घर पर पूजा के साथ था, लेकिन उसने जैसे ही भैरव को हाथों में तलवार लिए अपने घर की तरफ आते देखा, वैसे ही उसका पूरा चेहरा डर के मारे पसीने से भर गया। भैरव, तुम यहाँ इस वक्त तलवार लेकर? भैरव ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके हाथों में नंगी तलवार देख कार्तिक की हालत खराब होने लगी थी। उसकी आंखों में एक ठोस इरादा साफ नजर आ रहा था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कार्तिक की तरफ देखा और सख्त आवाज में बोलना शुरू किया। कार्तिक, बस बहुत हो चुका है। अब इस घर और इस खानदान को मैं और टूटने नहीं दूंगा। पूजा डरते हुए कार्तिक के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। भैरव उसे नजरअंदाज करते हुए बस कार्तिक को देखे जा रहा था कि अचानक वो उसके करीब आ गया। नंगी तलवार गर्दन के पास आ जाने पर कार्तिक के मुंह से जो निकला उस पर भैरव को भी यकीन नहीं हुआ। भैरव, माफ कर दे भाई, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब उस किरण देवी की चालें हैं। मैं इसमें फंस गया था। मुझे बख्श दे भैरव। लेकिन भैरव तो आज मन ही मन फैसला करने की ठान के आया था। उसने तलवार को अपने हाथ में कस कर पकड़े रखा। कार्तिक, तुम जानते हो हम ज्यादा नहीं बोलते। रही बात किरण देवी की, तो उसकी चालों से बचने का अब एक ही तरीका है। चुपचाप हमारे साथ महल चलो, और अगर तुमने महल को बचाने में मेरा साथ नहीं दिया तो याद रखना, तुम्हारे लिए भी हमारे दिल में कहीं कोई जगह नहीं बचेगी। कार्तिक भैरव की आंखों में देख समझ चुका था कि अब बातों से कुछ नहीं होगा, इसीलिए उसने धीरे से बस हां में सिर हिला दिया। भैरव ने कार्तिक को थोड़ी देर तक देखा और फिर तलवार को नीचे करते हुए पीछे हट गया। कार्तिक को जिंदा बचते देख पूजा ने चैन की सांस ली, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी डर था। कार्तिक जब घर के अंदर आया तो पूजा ने उसकी ओर देखा। अब हमें क्या करना है? जो भैरव कहे वही करना होगा पूजा, मैं उसकी बात टाल नहीं सकता। पूजा जानती थी कि कार्तिक जो फैसला ले रहा है वो मौत के डर से ले रहा है। वो उदास थी और उसके चेहरे से साफ था कि वो भैरव के साथ महल जाना नहीं चाहती थी, लेकिन भैरव के हाथ में नंगी तलवार देख उसने कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं की। भैरव उन्हें साथ लेकर महल की ओर निकल गया। रास्ते भर कार्तिक पूरी तरह से चुप था, लेकिन जब उसने पूजा को भी चुपचाप बैठे हुए देखा तो उसे काफी हैरानी हुई। उसने पूजा को कभी इतना चुपचाप नहीं देखा था। इधर भैरव भी पूजा को देख रहा था। उसने उसके चेहरे पर एक अजीब सी शातिर मुस्कान देखी थी। ऐसे मत देखो, किरण देवी का सारा खेल खत्म हो गया है। अब अगर तुम कार्तिक से प्यार करती हो तो चुपचाप महल में रहोगी। भैरव को उम्मीद थी कि पूजा उसे जवाब में कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन तभी पूजा ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन भैरव की नसें तन गईं। हाँ, जानती हूँ, महल में जाकर मेरा भी वही हाल होगा जो यति का हुआ था। प्यार तो मैं सिर्फ कार्तिक से करती हूँ, लेकिन पता नहीं कौन कौन मेरे साथ सोएगा। पता नहीं मैं माँ भी बन पाऊंगी या नहीं। ओह गॉड, तुम मुझे महल से ले जाने की बजाय मुझे मार क्यों नहीं देते भैरव? यति के बारे में ऐसी बातें सुनकर भैरव गुस्से से तिलमिला उठा। वहीं मौजूद कार्तिक भी इस डर से भर गया कि अब यहां कुछ भी हो सकता है। उसने तुरंत ही पूजा को खींचकर अपने करीब कर लिया। पूजा, तुम ये क्या बोल रही हो? तुम्हें होश भी है कि क्या कह रही हो? हाँ, मुझे अच्छी तरह से होश है कि मैं क्या बोल रही हूँ।
यहाँ राक्षस की तरह दिखने वाला ये भैरव मुझे कैद करके ले जा रहा है और तुम हाथों में चूड़ियां डालकर बैठे हो। मुझे लगा था कि तुम मुझे समझ पाओगे, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते। तुम मुझे महल में नहीं, मौत महल में ले जा रहे हो। मौत महल। इतना कहकर पूजा फूट फूट कर रोने लगी। कार्तिक समझ नहीं पाया कि आखिर अब वो पूजा को क्या कहे। तभी भैरव आगे जाते हुए सख्त आवाज में कहने लगा, ये किरण देवी की तरह घड़ियाली आंसू बहाना बंद करो और सीधा सीधा बताओ तुम क्या चाहती हो। मुझे अच्छी तरह से मालूम है तुम्हारे और किरण देवी के बीच क्या चल रहा है, लेकिन कान खोल कर सुन लो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। बताओ, तुम अब भी किरण देवी के साथ रहना चाहती हो या हमारे साथ? और हाँ, ये भी जान लो, अगर तुमने हमें धोखा दिया तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। ऐसे भंवर में फंस गई हूँ जहाँ एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि किरण देवी कितनी खतरनाक है। वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। पूजा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मेरे साथ चलो। हम लोगों के साथ रहने पर किरण देवी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कार्तिक की बात पर पूजा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस अपने पीछे छूटते जा रहे रास्ते को देखती जा रही थी। उसके चेहरे पर असमंजस साफ दिखाई दे रहा था। महल में कार्तिक के साथ रहने पर शायद मैं जिंदा भी रह पाऊं, लेकिन किरण देवी मेरे धोखे की सजा मेरे परिवार वालों को भी देगी। मैं उन्हें नहीं बचा पाऊंगी। पूजा इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि किरण देवी ऐसी औरत है जो अपने मकसद के लिए अपनी पोती को भी नहीं बख्शती। वो जानती थी कि किरण देवी ने यति के साथ क्या किया था। वो इस बात को लेकर पक्का थी कि किरण देवी उसके पीछे उसके परिवार को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। ये मेरा आखिरी मौका है, आखिरी मौका, जिसमें मुझे अपनी भी जान बचानी है और अपने परिवार की भी। इतना कहते हुए पूजा ने अपने पीछे छूट रहे रास्तों को देखा, फिर अचानक एक झटके में नीचे कूद गई और तेजी से दौड़ने लगी। पूजा, रुको! भैरव, वो भाग रही है, उसे रोकना होगा। पूजा को भागता देख भैरव और कार्तिक दोनों ने उसका पीछा किया, लेकिन किरण देवी की पढ़ी पढ़ाई शातिर पूजा उनके हाथ नहीं आई। पूजा जानबूझकर ऐसी जगह पर कूदी थी जहां घना जंगल था। भैरव और कार्तिक ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन लोगों को पूजा कहीं नहीं मिली। ये लड़की हम सबको बर्बाद कर सकती है। कार्तिक, हमें उसे ढूंढना होगा। पर हम उसे ढूंढेंगे कैसे? मैंने सोचा था कि वो बदल गई है, लेकिन लगता है हम गलत थे। अब क्या करें? अब हम सीधे किरण देवी के किले जाएंगे